बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रोंज मेडल हासिल करने के बाद आज दिल्ली वापस हुई। दिल्ली एयरपोर्ट पर सिंधु और उनके कोच का शानदार इस्तकबाल किया गया। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी अजय सिंघानिया ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि पीवी सिंधु ने ओलंपिक्स में 2 मेडल जीतकर तारीख रकम की है। इनफरादी खेलों में 2 मेडल हासिल करने वाली वो मुल्क की पहली खातून खिलाड़ी बन गई हैं। सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक्स में विमेन सिंगल्स बैडमिंटन में ब्रोंज मेडल जीता। एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि उन्हें मेडल जीतने पर खुशी हो रही है, काफ़ी पुरजोश भी हैं वो। सिंधु ने यह भी कहा कि वो इनकी हिमायत और हौसला अफजाई के लिए तमाम अफराद बेशमूल बैडमिंटन एसोसिएशन का बेहद शुक्रिया अदा करती हैं। ये उनकी ज़िंदगी के लिए फ़ख्र का लम्हा है। Excited, of course. A lot of people came and congratulated me. Of course, Ajay Singhania, everybody came from, a lot of people from VI came. I'm very thankful to Badminton Association, to everyone for supporting me and encouraging me. Tough day, it's an exciting day, and I'm it's a happy moment. So yeah, it's never a tough day. दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में असेंबली हलकों की तंजीम नौ के मसले पर मरकजी हुकूमत ने वजाहत पेश की है। वजारत दाखिला ने कहा कि साल 2021 के बाद एपी और तेलंगाना के असेंबली हलकों की नई हदबंदी का काम किया जाएगा। इस सिलसिले में कांग्रेस के रुकन लोकसभा रेवंत रेड्डी की जानिब से लोकसभा में सवाल पूछा गया। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला नित्यानंद राय ने तहरीरी जवाब दिया और कहा कि 2026 की आबादी की बुनियाद और आइन के मुताबिक काम होगा। एपी तंजीम नौ कानून 2000 के मुताबिक दोनों रियासतों यानी तेलंगाना और एपी में असेंबली नशिस्तों में इजाफे की गुंजाइश रखी गई है। तेलंगाना में असेंबली की 119 नशिस्तें हैं, जबकि आंध्रा में असेंबली की 175 नशिस्तें हैं। अगरचे कि इस कानून के मुताबिक मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना के खित्ते को रियासत का दर्जा 7 साल पहले दिया गया था, ताहम हनूज इन रियासतों की असेंबली नशिस्तों में इजाफा किया ही नहीं गया। इस सिलसिले में दोनों रियासतों की जानिब से मरकजी हुकूमत से इस खुसूस में कई मरतबा दरख्वास्तें भी दाखिल की गईं। तेलंगाना में बुध के रोज एमसेट इम्तिहानात का आगाज हो रहा है। एमसेट कन्वीनर गोवर्धन ने कहा कि इम्तिहानात के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रवां साल एमसेट इम्तिहानात में शरीक के लिए जुमला 2,51,132 तलबा ने अपनी दरख्वास्तें दाखिल की हैं। इनमें इंजीनियरिंग एंट्रेंस इम्तिहान के लिए 1,64,678 तलबा और मेडिकल और एग्रीकल्चर एंट्रेंस इम्तिहानात के लिए 86,454 तलबा ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं। एमसेट के लिए तेलंगाना में 82 और पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में 23 सेंटर कायम किए गए हैं। 4, 5 और 6 अगस्त को इंजीनियरिंग एंट्रेंस इम्तिहान का इनेकाद होना है। 9 और 10 अगस्त को एग्रीकल्चर और मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा। इम्तिहानात के औकात सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेंगे, फिर दोपहर 3 ता शाम 6 बजे तक दूसरा सेशन होगा। तलबा को 2 घंटे पहले अपने इम्तिहानी मराकज़ यानी एग्जामिनेशन सेंटर में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। हॉल टिकट्स के साथ तलबा को इम्तिहानी मराकज़ के रूट मैप भी मुहैया किए गए हैं। एमसेट इम्तिहानात के इनेकाद में कोविड-19 के रहनुमाया खतूत पर सख्ती से अमल करना होगा। तलबा से मास्क, वाटर बॉटल साथ रखने की हिदायत दी गई है। 1 मिनट की ताख़ीर पर इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। तेलंगाना की वज़ीर बहबूदी ख़वातीन व इत्फ़ाल सत्यवती राठौड़ ने काबीनी रफ़ीक ई दयाकर राव के साथ हनमकुंडा में यतीम खाने का दौरा किया। वुज़रा ने अचानक चिल्ड्रन होम का दौरा करते हुए खाने, रहने और तालीम के बारे में यहाँ मौजूद बच्चों से मालूमात हासिल की। साथ ही उन्होंने बच्चों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। ज़मीनी सतह पर चिल्ड्रन होम में
کیا کچھ ہو رہا ہے اس کا انہوں نے جائزہ لیا اور اس کے بعد کہا کہ ریاست میں یتیم و یسیر بچوں کی تعداد تقریباً 15,000 ہے۔ یہ بچے سرکاری چلڈرن ہوم سمیت مختلف غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے چلائے جانے والے اداروں میں مقیم ہیں۔ انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ بچوں کو قیام و طعام کی سہولت کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی فراہم کروائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یتیم بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے وزیر اعلیٰ KCR نے کئی منصوبے ترتیب دیے ہیں جس کی ملک میں کہیں اور نظیر نہیں ملتی۔ تلنگانہ کے وزیر زراعت سنگی ریڈی نرنجن ریڈی گجرات دورے پر ہیں۔ انہوں نے گجرات کے ضلع موربی میں زرعی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ پیشہ زراعت کو فائدہ بخش بنانے کا انہوں نے اعلان کیا، ساتھ ہی زراعت کو صنعت سے جوڑنے کی بات بھی انہوں نے اس موقع پر کہی۔ اس موقع پر اسٹیٹ سیڈ ڈیولپمنٹ کے MD اور دیگر بھی موجود رہے۔ انہوں نے وائس چیئرمین IFFCO دلیپ سنگھانی سے بھی خاص ملاقات کی۔ کھیتی میں بہت ہی بڑا سویدھا ہوا آج تلنگانہ میں 7 سال کے اندر۔ تو آج تلنگانہ میں جو کھیتی ہو رہا اس کو ٹرانسفارم کرنا ہے ہندوستان کے ضرورتوں کے لحاظ سے، اور ویسے ہی انٹرنیشنل مارکیٹ کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے کسان کا جو پیداوار ہوتا ہے وہ مارکیٹ ڈیمانڈ اور مارکیٹ ڈریون اگر ہو سکتا ہے تو کسان کو زیادہ فائدہ ملے گا۔ اور ویسے ہی یہ کنونشنل ایگریکلچر سے یہ ایگریکلچر کو، ایک شاستر کو، یہ پورا انڈسٹری طرف موڑنا ہے اپنے کو، مطلب ویلیو ایڈیشن اور پروسیسنگ، اسی میں جو ہے سو ایگریکلچر سیکٹر کو فائدہ ہوگا۔ اگر ویلیو ایڈیشن پروسیسنگ اگر نہیں ہوا تو کسان کا جتنا بھی پروڈکشن آ رہا وہ پروڈکشن یہ ماڈرن ٹائمز میں، یہ آج کل کے زمانے میں، آج کل کے دور میں جیسا عوام اپنے اپنے الگ الگ طریقے سے فوڈ کو کنزیوم کرتے ہیں، اس میں آسانی میتھڈ سے جو ہے سو یہ پروسیسنگ ہوا تو بہت اچھا رہے گا۔ فار ایگزامپل یہ گراؤنڈ نٹ ہے، یہ گراؤنڈ نٹ کراپ جو ہے سو سارے ہندوستان میں زیادہ سے زیادہ گجرات میں ہوتا ہے، وہ بھی برسات میں ہوتا ہے، رین فیڈ ہوتا ہے، لیکن ہمارے وہاں رین فیڈ میں کم ہوتا ہے اور سیکنڈ کراپ ربی میں زیادہ ہوتا ہے۔ اور ربی میں جب زیادہ گراؤنڈ نٹ ہوتا ہے تو اس میں افلاٹاکسن پرسنٹیج کم رہتا ہے، ویٹ موئسچر کم رہتا ہے۔ تلنگانہ کانگریس کے صدر ریونت ریڈی نے پارلیمانی حلقوں کی بنیاد پر 4 کارگزار صدور کو مختلف سرگرمیوں کے لیے ذمہ داری سونپی ہے۔ پارٹی کے کارگزار صدور گیتا ریڈی، انجن کمار یادو، محمد اظہر الدین، ٹی جگا ریڈی اور مہیش کمار کو متعلقہ علاقوں میں پارٹی کی سرگرمیوں کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ گیتا ریڈی کو حلقہ پارلیمان سکندرآباد، نلگنڈا، حیدرآباد پارلیمانی حلقے، NSUI دانشوروں کے سیل، تحقیقی شعبہ اور پروفیشنل کانگریس کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ انجن کمار یادو کو پارلیمانی حلقہ جات نظام آباد، محبوب آباد، میدک، پیداپلی کے علاوہ یوتھ کانگریس اقلیتی شعبے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ وہیں سابق کرکٹر محمد اظہر الدین کو پارلیمانی حلقوں عادل آباد، ظہیر آباد، ملکاج گیری، سوشل میڈیا میں پارٹی سرگرمیوں کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ جگا ریڈی کو پارلیمانی حلقوں کھمم، ورنگل، یادتری، بھونگیر، کریم نگر کے ساتھ ساتھ مہیلا کانگریس، INTUC، لیبر سیل، غیر منظم ورکرز کے سیل کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ مہیش کمار گوڑ کو پارلیمانی حلقوں محبوب نگر، ناگر کرنول، چیولہ کے ساتھ ساتھ تنظیمی تال میل، OBC، SC، ST شعبوں اور سیوادل کی سرگرمیوں کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ YSR تلنگانہ پارٹی کی صدر YS شرمیلا نے آج راجنہ سرسلہ ضلع کے مٹیمالا علاقے میں ایک روزہ بھوک ہڑتال کی۔ واضح ہے کہ بے روزگاروں کے مسائل پر شرمیلا ہر منگل کو ایک روزہ بھوک ہڑتال کر رہی ہیں، ساتھ ہی وہ بے روزگاری کے مسائل کے سبب تنگ آ کر خودکشی کرنے والے نوجوانوں کے ارکان خانہ سے بھی ملاقات کر رہی ہیں، انہیں پرسہ دے رہی ہیں۔ شرمیلا نے بھوک ہڑتال کے آغاز سے پہلے گولاپلی کے بے روزگار نوجوان مہیندر یادو کے ارکان خانہ اور رشتہ داروں سے ملاقات کی، پرسہ دیا۔ YS شرمیلا نے تلنگانہ حکومت سے بے روزگار نوجوانوں کے مسائل حل کرنے اور ان کے لیے ملازمتوں کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے سرکاری ملازمتوں پر تقرری کا اعلامیہ جاری کرنے کی مانگ کی ہے۔
तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के रुकन सुरेश रेड्डी ने राज्यसभा में कोरोना इलाज में दवाएं और इंजेक्शन की किल्लत साथ ही ब्लैक मार्केटिंग पर सवाल उठाया। मरकजी वजीर सेहत ने इसका जवाब कुछ यूं दिया। has created a lot of stress for middle class and poor families. The government's reply was they have initiated measures to ramp up the production of remdesivir only in licensee people, the companies which have licensee, only they have been authorized. My question to the Honorable Minister is, why can't the Patents Act be amended? Is the Patents Act beyond the scope of Parliament, wherein it could be amended so that more new companies could come into play and production of remdesivir could have been easily available? It shows a national emergency. In a situation like this, can't the Patents Act be amended? 60 कंपनी को उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए फ्री लाइसेंस दिया है, इसलिए कंपनी टू कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूसिव होती है, इसलिए फायदा होता तो हम पेटेंट को ब्रेक करने के लिए भी तैयार थे, लेकिन रिजल्ट नहीं होगा तो पार्लियामेंट की ब्रेक हुई, देश की रिक्वायरमेंट को भी एसेस करती है, प्राइस को भी एसेस करती है। तो प्राइस बढ़ जाए या तो देश के कोई पार्ट में किल्लत हो जाए तो तुरंत ही प्रोडक्शन बढ़ा के उसको सप्लाई की जाए, ऐसी व्यवस्था और ऐसी एक सिस्टम बनी हुई है और उसका उपयोग करके ही हम असेसमेंट करते हैं और मेडिसिन उपलब्ध करवाते हैं। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में आज से नॉन कोविड खिदमत बहाल कर दी गई हैं। कोरोना की वबा के सबब इस अस्पताल में सिर्फ कोविड के मरीजों का ही इलाज किया जा रहा था। रियासत में गुज़िश्ता चंद दिनों से कोविड के मरीजों की तादाद में कमी के पेश नज़र मंगल से एक मरतबा फिर नॉन कोविड सर्विसेज को बहाल कर दिया गया। गांधी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजा राव ने कहा कि ओपीडी, कैजुअलिटीज, इमरजेंसी ब्लॉक्स, टीएनटी ब्लॉक्स को नॉन कोविड खिदमत पे मुंतकिल कर दिया गया है। नॉन कोविड खिदमत को बहाल करने के बाद आउट पेशेंट के शोबे में मरीजों की तादाद ज्यादा देखी गई। अस्पताल की दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल को कोविड के मरीजों के लिए मुख्तस रखा गया है। वाज़ेह है कि कोरोना की पहली लहर के दौरान गांधी अस्पताल को मार्च 2020 से सिर्फ कोविड के मरकज के तौर पर तब्दील कर दिया गया था। नवंबर 2020 में नॉन कोविड खिदमत दोबारा बहाल की गई थी। रवां बरस अप्रैल में एक मरतबा फिर इस अस्पताल को सिर्फ कोविड के मरकज में ही तब्दील किया गया था। तेलंगाना में बोनाल त्यौहार रिवायती जोश खरोश के साथ जारी है। बोनाल त्यौहार में कोरोना का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। त्यौहार के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बोनाल जुलूस निकाले जा रहे हैं। पुरानी शहर में जुलूस के दौरान कोविड प्रोटोकॉल्स पर अमल आवरी नहीं देखी गई। पुलिस बोनाल भक्तों को कोविड गाइडलाइंस पर अमल कराने में नाकाम दिखाई दी। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में सनसनी फैलाने वाले वेटरनिटी डॉक्टर की इज्तिमाई इसमत दरी मुलजिमीन के एनकाउंटर जांच कमीशन की मियाद में 6 महीने की तौसीह की है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस वीएस सरपोरकर के ज़ेर क़यादत 3 रुकनी कमीशन को इस मामले की हतमी रिपोर्ट पेश करने की मोहलत दी गई है और कहा है कि इस मियाद में मजीद कोई तौसीह नहीं की जाएगी। वाज़ेह है कि हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके शादनगर में वेटरनिटी डॉक्टर की इसमत दरी के बाद उसको जिंदा जला दिया गया था। बाद इस वाक़े के मुलजिमीन पुलिस एनकाउंटर में हलाक हो गए थे। इस कमीशन का क़याम 12 दिसंबर 2019 को अमल में लाया गया ताकि एनकाउंटर का सबब बनने वाले हालात का जायजा लिया जा सके और अंदरून 6 माह रिपोर्ट पेश की जाए। इस पैनल की मियाद में 3 मरतबा तौसीह की गई है। इस वाक़े के 4 मुलजिमीन कौमी शाहरा 44 के करीब एनकाउंटर में हलाक हो गए थे। पुलिस ने 27 नवंबर 2019 को यह दावा किया था कि वेटरनिटी डॉक्टर का अगवा करते हुए उसकी इज्तिमाई इसमत दरी की गई और बाद अज़ा उसको जिंदा जला दिया गया।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। नेटवर्क की टीम फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही है। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं। वक्त है एक ब्रेक का। इस न्यूज